बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। तो हमने रेजिस्टर्स का सर्किट पढ़ लिया और रेजिस्टर्स का नेटवर्क सारा पढ़ लिया, और रेजिस्टर्स के नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड्स चैप्टर नंबर 4 में पढ़े, और बेसिक लॉज चैप्टर नंबर 3 में पढ़े, और चैप्टर नंबर 2 में जनरल जो है वो एनालिसिस पढ़ी, और चैप्टर नंबर 1 में हमने करंट, चार्ज और वोल्टेज पढ़ी। तो हम बेसिकली कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं जी कैपेसिटर से। बेसिकली कैपेसिटर इज़ अ पैसिव सर्किट एलिमेंट। ये पैसिव सर्किट एलिमेंट होता है बेसिकली यूज टू स्टोर द चार्ज। और चार्ज कौन सा स्टोर करता है ये याद रखिएगा, कैपेसिटर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को जो है वो स्टोर करते हैं। और कैपेसिटर्स की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है सर्किट्स के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर, हर जगह पे जो भी फील्ड है हमारी इलेक्ट्रिकल की, उसके अंदर जो है वो कैपेसिटर्स की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है। और फ्रीक्वेंसीज पे, वेरिएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे ये ऑपरेट करते हैं। जहाँ पर जो इसकी एप्लीकेशन होती है वहाँ पर उसके लिहाज से इसकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और चार्ज की जो इतना भी वो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी और चार्ज कैरिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसके लिहाज से फिर इसकी डिज़ाइनिंग होती है। और फिर इसके समझिए कि मुबालगन ये बात है कि हज़ारों किस्में हैं इसकी कैपेसिटर्स की, तो कौन सी कहाँ पर इस्तेमाल होगी ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कौन सी है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर्स है, पावर सिस्टम्स है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कैपेसिटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट्स हैं दो, ये देख रहे हैं आप। ठीक है जी, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। ठीक है जी, एंड इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज अ मीका। मीका है, ठीक है जी, जो डाई इलेक्ट्रिक है। मीका भी होता है, वैक्यूम भी होता है, और इसमें भी जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम परमिटिविटी हम मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर, और परमिटिविटी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर लेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक है जी, कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक पेपर भी हो सकता है, मीका भी, और सेरामिक और एयर भी। ठीक हो गया। ये देख लें, हम एक साइड ऑफ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव सोर्स के साथ, दूसरी की नेगेटिव के साथ। तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेंगे वन साइड, नेगेटिव चार्जेस अदर साइड ऑफ द। ठीक है जी, अदर साइड्स पे तो पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। सो इसका फेमस फार्मूला जो कैपेसिटर्स का है वो Q इज इक्वल टू CV है। Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और C को क्या कहेंगे, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस एबिलिटी होती है, याद रखिएगा। इसी तरह इंडक्टेंस भी एबिलिटी होगी। ठीक है जी, और हम कहेंगे Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू IR। R इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एबिलिटी होती है अपोजिशन के लिए। इस तरह C यहाँ पे एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू CV, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज फैराड। ये बना था, इसके बाद जो है वो उसका यूनिट फैराड बना है। ठीक है जी, हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज और करंट से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो मॉडल है वो ये है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है जी, परमिटिविटी A/D। A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है जी, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसका क्या मतलब हुआ, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना प्लेट्स के दरमियान ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, और डिस्टेंस कम होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, सॉरी। और डिस्टेंस जो है वो जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगी, एरिया कम होगा प्लेट्स का तो कैपेसिटेंस भी कम होगी। ये सारी की सारी बातें ये डिस्कस की हुई हमने ऑलरेडी पिछली क्लासों के अंदर, सेमेस्टर्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, और ये सब पढ़ चुके हैं। ये प्रीवियस चीज़ रिपीट हो रही है सर्किट्स के अंदर। अब यहाँ पर असल चीज़ जो हमारे काम की है वो है पैसिव साइन कन्वेंशन। ठीक है जी, पैसिव साइन कन्वेंशन आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर 6.3 से स्टार्ट हो रहा है डिस्कशन, वो पैसिव साइन की कन्वेंशन कर रहा है कि हमारे पास कहता है कि इफ़ वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे वो कह रहा है ना कि इफ़ वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड करंट इज ग्रेटर देन जीरो, तो कैपेसिटर चार्ज करेगा। कैपेसिटर चार्ज क्यों करेगा, बिकॉज अगर प्रोडक्ट ले लें इनका V और करंट का, तो क्या होगा, VI ग्रेटर देन जीरो, सो P इज इक्वल टू VI, सो P इज इक्वल टू VI, दैट इज ग्रेटर देन जीरो चार्जिंग मोड। ठीक है, अगर हम ये वाला मोड लेते हैं कि V इज लेस देन जीरो, करंट इज लेस देन जीरो, तो कैपेसिटर विल बी डिस्चार्जिंग। इनका प्रोडक्ट ले लें तो P इज इक्वल टू VI लेस देन जीरो। ठीक हो गया, ये पैसिव साइन कन्वेंशन है। आगे हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। फिक्स कैपेसिटर ये देख रहे हैं आप 6.3 में, ए में आप फिक्स कैपेसिटर देख रहे हैं, एंड फिगर 6.3 बी में आप देख रहे हैं
वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस वेरी करेगी, लाजमी बात है वो वेरिएबल कैपेसिटर होगा। जिसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगी दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स कैपेसिटर्स। ठीक है जी। फिर ये और बहुत सारी किस्में हैं, फिलहाल हमें इसे डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरसरी बताते हैं। पॉलीमर कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पढ़ते रहे ये वही वाला कैपेसिटर है। ठीक हो गया। इसके लास्ट से ट्रिमर कैपेसिटर है, अच्छा जी, फिल्म ट्रिम कैपेसिटर है, बहुत सारी वाइड रेंजेस हैं। ठीक है जी। लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशंस कौन सी हैं, हम उस लिहाज से इसको स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर एक जो याद रखिएगा, इस बुक के अंदर हमारे पास जब भी ये जिस तरह आप नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन लगाई हुई है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इस लाइन के अंदर। कहता है कैपेसिटर वोल्टेज रेटिंग एंड कैपेसिटेंस आर टिपिकली इनवर्सली ड्यू टू दी रिलेशनशिप्स बिकॉज आर्किंग अकर्स इफ डी इज स्मॉल एंड वोल्टेज इज हाई। खुद से तो नहीं रख सकते, हमने देखना है कितना डिस्टेंस होगा, वोल्टेज कितनी होगी, उसके बाद ऐसा ना हो कि स्पार्किंग स्टार्ट हो जाए, आर्किंग स्टार्ट हो जाए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सारी जो है वो देख के फिर अपना जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं डिटेल के अंदर, मॉडल के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसने बहुत सारी किस्में लिखी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इन एडिशन, जिसे मैं पढ़ लेता हूँ एक नज़र आपके लिए। इन एडिशन कैपेसिटर्स आर यूज टू ब्लॉक डीसी। लाजमी बात है कैपेसिटर्स जो है वो डीसी के लिए ओपन हो जाते हैं, तो ये ब्लॉक डीसी को अलाउ नहीं करते। और कैपेसिटर्स की सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या होती है, फिल्टर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। किसके अंदर, आप पढ़ेंगे आगे जब सिग्नल एंड सिस्टम्स में जाएंगे तो आप फोर्थ सेमेस्टर में गालिबन आप पढ़ेंगे सिग्नल एंड सिस्टम्स, वहाँ पे फिल्टर्स होंगे। या आप पढ़ेंगे डीएसपी के अंदर फिल्टर्स, तो उसके अंदर ऑल पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, अच्छा बहुत सारे फिल्टर्स हैं। तो फिल्टर्स के अंदर कैपेसिटर्स ही इस्तेमाल होते हैं जो वो ब्लॉक करते हैं और सर्टन फ्रीक्वेंसी को अलाउ करते हैं, अदरवाइज बाकी को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है जी। नॉइज़ को ब्लॉक करने के लिए होती है। मोटर्स के स्टार्ट, मशीन के अंदर इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं। हम जब फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे तो आपने देख लेंगे कि इंशाल्लाह ये इसकी पावर सिस्टम्स के अंदर, मशीन्स के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशंस है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी मॉडल, इसका कैपेसिटर का मॉडल स्टार्ट करते हैं। हमने पहली इक्वेशन पढ़ी Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक हो गया जी। अब करंट इज द रेट ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है जी। और मैंने आपको यही कहा था कि हम यहाँ पर इस बुक के अंदर हम AC एनालिसिस को क्या कहते हैं, हम अपना टाइम रेट क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम फिक्स्ड DC एनालिसिस नहीं कर रहे। इस बुक के अंदर हमारे पास एक तो सर्किट्स क्या होंगे, लीनियर, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात हमारे पास जो कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टिव जो बिहेवियर्स हैं वो भी हम लीनियर कंसिडर करेंगे। तो ओवरऑल सर्किट्स हमारे पास लीनियर होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि बिहेवियर एक रेंज तक जो है वो फिक्स्ड हो गया है, उसके बाद जो है वो नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास करंट की जो इक्वेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू चार्ज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है जी। 6.3 में हम पुट करें ना क्यू की जगह सी वी पुट करेंगे तो सी कैपेसिटेंस है, सी 6.4 में बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। अब इस पे बहस हो गई, जरा इस पे बहस करते हैं 6.4 पे। 6.4 पे जो हम बहस करेंगे वो ये है कि करंट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू क्या हो जाएगा जी, डी बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ क्या है आगे, वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, याद रखिएगा पहली बात। और वोल्टेज किसका वो फंक्शन है, डेरिवेटिव फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वोल्टेज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम है। सो डी बाई डी टी इंटू वी। ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात यहां पे याद रखें कि 6.4 में v इज नॉट सेपरेट, v इज इन कंजंक्शन विद d बाई डी टी। सो d बाई डी टी वेन एवर इट कम्स इन एन इक्वेशन, ठीक है जी, द जेनेरिक रेस्पॉन्स 6.4 में क्या होता है कि ये हमारे पास ये नॉन लीनियरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होती है, नॉन लीनियरिटी। इस बात को याद रखिएगा, इंडक्टर्स के अंदर भी और कैपेसिटर के अंदर भी। इस वजह से इस डी बाई डी टी की वजह से हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स हैं और इंडक्टर्स हैं, नॉर्मली दे बिहेव एज जेनेरिकली, जिसे हम कह सकते हैं ये बात, दे आर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है जी। कैपेसिटर भी नॉन लीनियर होता है और इंडक्टर्स भी नॉन लीनियर होता है। इस बात को एक तो ज़हन में डाल दें, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन चूंकि हमने पहली बात आपको कहा है कि हम यहाँ पे सिंपल एनालिसिस कंसिडर कर रहे हैं, सिंपल एनालिसिस। तो सिंपल एनालिसिस
को मॉडल करने के लिए इस बुक के अंदर द ऑथर ने यहाँ पर एक एजम्पशन ली है। क्या एजम्पशन ली है? उसने कहा है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप लोगों का जो कैपेसिटर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं हम लोग बुक के अंदर, और जो इंडक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है? लीनियर है। इसका मतलब क्या हुआ? एक हद है, दिस अ सर्टन टाइम, स्पेसिफिक टाइम, जहाँ तक करंट जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है। ये आप देख रहे हैं 6.6 के अंदर स्ट्रेट लाइन होता है और सी की एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट सी कैपेसिटेंस है, ठीक है जी। अगर आप प्लॉट कर लें आई को विद रिस्पेक्ट टू dv बाई डी टी 6.4 को आप प्लॉट कर लें आई और dv बाई डी टी 6.4 में, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। शर्त यह है कि सी कांस्टेंट हमारे पास हो तो, और कांस्टेंट हो तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ये बिहेवियर एक पॉइंट तक सिर्फ स्ट्रेट है। नॉर्मली हमारे पास दे आर नॉन लीनियर वाई? बिकॉज ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन। एक बात याद रखिएगा, ठीक है जी। अब दूसरी बात जो मैं समझाने लगा हूं यहाँ पे 6.4 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कैपेसिटर्स की प्रॉपर्टी है वो बड़ी मशहूर है। एक मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है जी। दूसरी मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि कैपेसिटर्स एक्ट ओपन फॉर डीसी के लिए कैपेसिटर्स प्योर कैपेसिटर्स हो हमारे पास, वो हमारे पास हम प्योर डीसी सोर्स के साथ लगा दें तो टोटल कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे उसका रिस्पांस कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट्स। और इस फिनोमेना को लेकर हम पूरी बुक के अंदर एनालिसिस कैपेसिटर्स की भी करेंगे, इंडक्टर्स की भी करेंगे। और इंडक्टर्स शॉर्ट फॉर डीसी होगा, कैपेसिटर्स का इन्वर्स है तो कैपेसिटर्स क्या होगा? कैपेसिटर्स बिहेव ओपन सर्किट फॉर डीसी के लिए क्या होगा? ओपन सर्किट बिहेव करेगा। इस बात को नोट कर लें, याद रख लें, लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली पूछा जाता है, हमें नहीं आता। कैपेसिटर बिहेव एज ओपन फॉर डीसी, वाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, याद रखिएगा इसको। और फिर आगे क्या हो जाएगा? एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो 1 डिवाइडेड बाई जीरो हो जाएगा तो क्या होता है? इन्फिनिटी। जब एक्स सी रिएक्टेंस कैपेसिटेंस की इन्फिनाइट हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो, तो ओपन हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात बता दी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या? वो ये बात है कि कैपेसिटर्स resist a change in वोल्टेज अक्रॉस इट एब्रप्टली। एकदम ये वोल्टेज को जीरो नहीं करता है, बस ये बात मुख्तसर सी है। 6.4 को हम देखते हैं और 6.3 को गौर से देखते हैं। इन दोनों इक्वेशन से हमें ये समझ आता है कि करंट के 6.4 को भी देखते हैं और नीचे हमारे पास इक्वेशन आती है 6.5। 6.5 कैसे इक्वेशन निकालिए? 6.4 में आप क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 6.4 को और वोल्टेज को निकाल लें, इंटीग्रल ले लें तो 6.5 आ जाएगी, ठीक है जी। 6.5 आपके पास इंटीग्रल के लिए आसाई माइनस इन्फिनिटी टू टी। टी इज अ फिनाइट फंक्शन, याद रखिएगा। टी क्या है? फिनाइट है, कोई भी वैल्यू होगी, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 3, 4, 5, 6, जितनी भी वैल्यूज ऊपर टी के साथ लगेंगी ऊपर जाके तो ये क्या होंगी? फिनाइट होंगी। एक बात समझ गए ना? तो अब हमारे पास यहाँ पे 6.5 इज इंटीग्रल क्वांटिटी, अ नॉन लीनियर फंक्शन। नॉर्मली दैट इज नॉन लीनियर, ठीक है। वो हम अपने एनालिसिस के अंदर लीनियर प्रॉपर्टी को लेकर ही चल रहे हैं, लेकिन वैसे मैं कर रहा हूँ ओवरऑल ये नॉन लीनियर होते हैं। और इंटीग्रल भी नॉन लीनियरिटी प्रोड्यूस करता है इक्वेशंस के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, ठीक है जी। 6.5 इंटीग्रल हो गया, 6.4 डेरिवेटिव हो गया, 6.3 भी क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया, ठीक है जी। अब इस तीनों क्वेश्चनों को सामने रखकर यह बात समझने की है कि कैपेसिटर्स रेजिस्ट अ चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस इट एब्रप्टली, ठीक है जी। कैपेसिटर्स के अंदर वोल्टेज एकदम जीरो नहीं होती, जिस तरह 6.5 में इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास एकदम जीरो नहीं होती। 6.5 इज द बेसिक इक्वेशन कैपेसिटर्स की वोल्टेज की है, ठीक है। लेकिन हमें यह भी पता होता है कि जब हम कैपेसिटर्स की एनालिसिस करते हैं तो हम ये भी पूछते होते हैं कि क्या कैपेसिटर में पहले चार्ज मौजूद था कि नहीं था। अगर मौजूद था तो हम कहते हैं कि इसका इनिशियल चार्ज है, वो हमने लिख लिया है 6.6 में, वो क्या है? वी टी नॉट, यानी कि टी नॉट इज द इनिशियल टाइम एट विच कैपेसिटर हैज सम सर्टेन चार्ज। जब चार्ज था तो उसका मतलब है कैपेसिटर के क्रॉस कुछ इनिशियल वोल्टेज भी थी, तो उसको हमने क्या लिखा है? वी टी नॉट। वी टी नॉट लिखें तो भी ठीक है, वी नॉट करके लिखें तो भी ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है? इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर की, ठीक है जी। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई है? 6.6 एग्जैक्ट इक्वेशन है कंप्लीट वोल्टेज की, 6.4 है, 6.3 है। अब बात को यहां पे समझने की जरूरत है, एब्रप्टली चेंज क्यों नहीं करने देता? उसकी दो वजूहत
हैं जो मेरे जहन में, वो एक वजह तो ये है कि देखो वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, 6.6 डिपेंड कर रही है प्योरली ऑन 6.4। ठीक है जी, क्योंकि वोल्टेज डिपेंड करता है पीछे हमारे पास, वोल्टेज इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, करंट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगा, करंट तब फ्लो करेगा। याद रखिएगा इस बात को। एक बात, दूसरी बात याद रखिएगा 6.3 है हमारे पास, आई इज इक्वल टू डी क्वाड बाई डी टी। सो इसका मतलब है कि करंट तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे वोल्टेज आएगी, दूसरे नंबर पे चार्ज आएगा, दूसरे नंबर पे चार्ज आएगा, और तीसरे नंबर पे आखिर में करंट प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज की फ्लो मूवमेंट होगी तब करंट होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि वोल्टेज एकदम जीरो नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि वोल्टेज हैज टू डिपेंडेंट पैरामीटर्स, नंबर वन इज करंट एंड नंबर टू इज चार्ज। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात याद रखें, वो क्या, हाँ, वोल्टेज एकदम जीरो कर दिया आपने कैपेसिटर में, वोल्टेज आपने एकदम जीरो कर दी कैपेसिटर में। फॉर एग्जांपल पीछे सोर्स आपने जीरो कर दी, वोल्टेज नहीं बल्कि सोर्स जीरो कर दी। जो सप्लाई सर्किट के अंदर पीछे से वोल्टेज लगी हुई थी उसको आपने जीरो कर दिया। जब आप जीरो करेंगे तो क्या होगा, चार्ज की जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वो जो चार्ज के जो अगर चार्ज के आगे लोड लगा हुआ है तो वो तो सारा कंजम्पशन हो जाएगी, नहीं होगा तो उसका चार्ज कुछ रहेगा, तो करंट रहेगा, तो दैट्स वाई वोल्टेज भी वहां पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, एक बात ये। दूसरी बात समझने की है, वो क्या, वो ये है कि यहाँ पे ये मैंने पहले भी बताया कि 6.5 हमारे पास इंटीग्रल क्वांटिटी है, ये खुद नॉन लीनियर है। फिर आगे ये डिपेंड करती है जी, हमारे पास इसके पीछे है जी करंट, और इसके पीछे है जी चार्ज। ये तीनों हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं जी, नॉन लीनियर क्वांटिटीज़ हैं और डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है जी। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, पीछे इनके पीछे जो प्रोसेस चल रहा होता है वो एकदम कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वीसी 6.6 में वीसी है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 6.6 इज नॉट द सोर्स वोल्टेज। मैं फिर बता रहा हूँ, सुन लें गौर से। 6.6 is the voltage across the capacitor। ठीक है जी, 6.6 is not the source voltage। आप समझ गए, ये कैपेसिटर की वोल्टेज है। तो कैपेसिटर की वोल्टेज एकदम जीरो नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है जी, आप चार्ज को जीरो या करंट को जीरो करेंगे लेकिन वोल्टेज कैपेसिटर की जीरो नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको हम लेके आगे चलेंगे। ठीक है जी, ये करंट भी निकाल ली, वोल्टेज भी निकाल ली, स्लोप मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब पावर कंजम्पशन 6.7 के अंदर है, P इज इक्वल टू वी आई, और क्या है जी, वी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी इंटू वी की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी है, इंटू वी हो जाएगा तो सी वी डी वी बाई डी टी। और फिर क्या करेंगे, ये आपके पावर की इक्वेशन आ गई। पावर की इक्वेशन कितनी, 6.7। ये सारे आपको टिप्स पे याद हो। और फिर हमारे पास हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये बहुत फेमस फार्मूला है जो बार बार पूछा जाता है, चल और इसी पर क्वेश्चन बेस करते हैं। वो क्या है, W इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी पी डॉट डी टी। ठीक है जी, पी डॉट डी टी, माइनस इन्फिनिटी इज द इनिशियल टी नॉट टू टी लिख सकते हैं इसको, टी नॉट टू टी। ये पूरा का पूरा इसको सॉल्व करेंगे इंटेग्रल को, आपके पास इक्वेशन आएगी 6.9 के अंदर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। तो 6.9 कहती है कि वोल्टेज एकदम जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। तो स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज मतलब वोल्टेज का जो यहाँ पे एनर्जी और डिसिपेट होगी वो इसका फंक्शन है, वोल्टेज का फंक्शन है, एंड दैट इज स्क्वायर्ड। ठीक है जी, एक बात ये। अब 6.9 को मजीद एनालिसिस करने के लिए आप ये पुट कर लें V के अंदर। V को कैसे पुट करेंगे, V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, तो V क्या होगा, Q बाई सी। तो V की जगह पे Q बाई सी पुट करें, स्क्वायर को सॉल्व करें तो आपके पास 6.10 बनेगी। W एनर्जी डिसिपेटेड इन द कैपेसिटर इज इक्वल Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। तो 6.10 भी बाज़ जगह लगेगी, बाज़ जगह 6.9 लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात भी होगी। अब आइडियल कैपेसिटर के अंदर याद रखिएगा, इन केस ऑफ द आइडियल कैपेसिटर्स, जो आप कह सकते हैं कि सही कैपेसिटर्स हैं, दे डू नॉट डिसिपेट द एनर्जी। देख लें, आइडियल कैपेसिटर कैन नॉट डिसिपेट द एनर्जी। याद रखिएगा, हमारे पास जो रियल कैपेसिटर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है हमारे पास, लॉस होता है। तो वी कंसिडर द लॉस। ठीक है जी, हम लॉस को कंसिडर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो डिस्कशन हमारी ये थी कि आइडियल कैपेसिटर जो है वो डिसिपेट एनर्जी नहीं करते। अब ये वही पॉइंट्स आपको दोबारा रिपीट कर रहा है
ऑथर कि कैपेसिटर इज एन ओपन फॉर डीसी, मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, द वोल्टेज ऑन कैपेसिटर कैन नॉट चेंज अब्रप्टली, ये भी बता दिया इसने, और ये इंपॉर्टेंट रीज़न उसका उसने बताया है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ आपको डिस्कस करेंगे इस बात पे कि अब्रप्टली चेंज नहीं होती, इसकी वेव फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है, या आप कह सकते हैं वेव फॉर्म बिहेवियर क्या है। ये वोल्टेज है, आप देख रहे हैं 6.7 ए में, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वोल्टेज डिके कब करती है, वोल्टेज राइज कब करती है। जो ऑर्डिनरी कैपेसिटर है उसके अंदर क्या बिहेवियर होता है, तो ए डायग्राम में आप देखें कि वोल्टेज कैपेसिटर के अंदर राइज हो रही है टॉप पीक तक, पीक के बाद नीचे जा रही है, इसका मतलब है पहले चार्ज हो रही थी, अब नीचे जब जा रही है तो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ये ऑर्डिनरी बिहेवियर है। ए में लिखा हुआ है अलाउड, बिल्कुल सही कह रहा है, ये ऑर्डिनरी बिहेवियर है। बी में क्या होती है, आप ये देख रहे हैं कि नीचे से हम चार्जिंग बिहेवियर स्टार्ट होता है हॉरिजॉन्टल तक एकदम जाके नीचे, ये नॉट अलाउड इन द कैपेसिटर। अगर खुदा मतलब अगर ये हो जाता है, मैं एग्जाम्पशन कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं होता है, तो कैपेसिटर माल फंक्शन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर उस किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है जी। अब मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा है वही वाला जो मैंने आपको एब्रप्टली का बताया था। इसमें कहता है कैन अल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग एट दिस इज यूजिंग इक्वेशन 6.9, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर्ड, सिंस इंजेक्टिंग, कैपेसिटर इंजेक्ट भी करता है एनर्जी को और एक्सट्रैक्ट भी करता है, लेता भी है, चार्ज भी होता है और चार्ज को दोबारा इंजेक्ट भी करता है सर्किट के अंदर, कैन ओनली बी डन ओवर सम फिनाइट टाइम। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था ना, माइनस इन्फिनिटी टू टी तक जाता है, फिनाइट टाइम तक जाता है, इनफिनाइट टाइम तक नहीं होता। सो वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली अक्रॉस दी कैपेसिटर। ठीक हो गया जी। अब नीचे आप देखें 6.8 में, 6.8 में हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का मॉडल बना हुआ है। तो कैपेसिटर का मॉडल वैसे तो मैंने आपको क्या कैपेसिटर क्या है, नॉन लीनियर, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉन लीनियर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की जब मॉडल बनाएंगे तो हमेशा एनालिसिस के अंदर एक उसकी क्या बनाएंगे, कैपेसिटेंस, ये देखें जिस तरह बनाए हुए एरो के अंदर, और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे। वो रेजिस्टेंस कौन सी होगी, लीकेज रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है सी नीचे होगा और आर ऊपर होगा पैरेलल के अंदर। ठीक है जी। और जब इंडक्टर का मॉडल बनाएंगे तो साथ हमारे पास सीरीज में आ जाएगा आर, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है जी। अब ये बात जो है उसने सारी डिस्कस की है जो मैंने आपके साथ ऊपर डिबेट की थी। अब हम थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। 6.1 6.1 के अंदर क्या कहता है, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड ऑन 3 पिको फेरेड कैपेसिटर विद 20 वोल्ट अक्रॉस इट। ठीक है जी। वोल्टेज कितनी है उसकी, 20 वोल्ट है, और कैपेसिटर एनर्जी और क्या कहता है चार्ज कितना है, सी भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ, क्यू निकालना, क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट कर लेंगे, यह आ जाएगा एनर्जी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, आंसर 600 पी को जाउल्स आ जाएगा। इस तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.1 भी कर लेंगे। अब 6.2 में कहता था वोल्टेज ऑफ दी 5 माइक्रो फेरेड, सी 5 माइक्रो हो गई, वोल्टेज भी दी हुई है, वी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। कहता है करंट, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो वोल्टेज को डेरिवेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का फंक्शन भी है, देखें आप 6000 है, ये देख लें 6000 के साथ क्या लगा हुआ, टी, टाइम फंक्शन, मैंने आपको पहले कहा था टाइम फंक्शन होगा ये, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। तो टी के साथ कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका करंट का। करंट कितना है, -0.3 साइन 6000 टी, आगे साथ एम्पेयर है। ठीक है जी, ये भी सिंपल है। आगे 6.3 आएगा, 6.3 में भी सी दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, एज्यूम इनिशियल चार्ज जीरो चार्ज है तो वी नॉट, या देखें जिस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं प्लस वी ज़ीरो या वी नॉट या वी टी नॉट, बात एक ही हो गई, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वी इज इक्वल टू 1/c, ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी तो होता नहीं है तो ज़ीरो होगा, 0 to t, तो 0 to t, टी कितना दिया हुआ है इसने, टाइम इसने दिया है नहीं दिया। ठीक है जी, टाइम नहीं दिया तो हम टी के साथ ही करेंगे। तो आपके पास जो आंसर आखिर में आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, तो 0 विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो आपके पास 1 माइनस e⁻³ टी होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको होगा, ये ज़बानी कलामी सुनने से तो सिर्फ आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस आपकी उससे होगी सॉल्व करने से। ठीक हो गया। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड एज एग्जाम्पल 6.4। ठीक है जी। एग्जाम्पल 6.4 में उसने सबसे पहले आपके पास वोल्टेज की वेव फॉर्म दी हुई है। ठीक है जी। तो वोल्टेज उसने दी हुई है और आपसे ये कह रहा है कि कैपेसिटेंस कितनी है, 200 माइक्रो फेरेड है। ठीक है जी। डिटरमिन द करंट, करंट की वेव फॉर्म निकालनी है, करंट की पूरी एनालिसिस करनी है। सबसे पहले हम वोल्टेज को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे, वो क्या, ये आप देख रहे हैं कि वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो
0 से स्टार्ट हो रही है और चार्ज हो रही है 50 तक, देखें ज़रा गौर से। अच्छा, चार्ज होने के बाद फिर डिके कर रही है, ज़रा देखें 50 से नीचे जा रही है और 2 पॉइंट पे टाइम इक्वल टू 2 पे क्या कर रही है, 0 पे जा रही है। इसका मतलब चार्जिंग पे यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। अब नेगेटिव साइकिल आया तो फिर नेगेटिवली चार्ज हुई और फिर जो है वो डिस्चार्ज हुई 4 के क्रॉस। ये पूरा बिहेवियर है। अब इस बिहेवियर को आपने आपके पास और कुछ नहीं दिया हुआ उस बंदे ने, और आपसे वो कह रहा है कि मैंने यही आपको वैल्यू दी हुई है, अब आप इसकी हमें करंट की वेव फॉर्म निकाल के दें। ऐसा नहीं आएगा, इसको इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। वो क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है, वोल्टेज की वेव फॉर्म को मॉडल करना है लाइन इक्वेशन में। लाइन इक्वेशन यूज़ करेंगे, वाई स्लोप ऑफ द इक्वेशन जैसे निकालते होते हैं, 0 to 1 तक स्लोप निकालेंगे, फिर 1 to 2 निकालेंगे, 2 to नीचे 3 तक निकालेंगे, 3 to 4, इस तरह करेंगे तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 आराम से आपके पास एक। फिर एक का स्लोप निकालेंगे, पॉइंट्स x1 x2 y1 y2, जिस तरह हम कहते थे कैलकुलस के अंदर पढ़ा होगा और एफएससी में भी आप कर चुके होंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप इंटू x माइनस x1। इससे आपके पास करंट इक्वेशन आएगी। तो करंट की इक्वेशन, जो वोल्टेज की इक्वेशन, ये आपके पास, ये देख लें, ये वोल्टेज इक्वेशन है आपके पास आएगी। जब आप लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तब आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन पेपर पे आएगी। तो 50t आएगी किसके लिए, 0 to 1 के लिए, 100 माइनस 50t आपके पास आएगी 1 to 3 के लिए, और माइनस 200 प्लस 50t 3 to 4, और 0 अदरवाइज। ठीक हो गया जी। अब करंट कितना है, I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। सी आपके पास दिया हुआ है 200 माइक्रो, तो 200 को मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट वी के साथ, 200% वी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास क्या आ गया आंसर, 10 मिली एम्पेयर। किसके लिए आया है, 0 to 1 के लिए, ठीक है जी। माइनस 10 किसके लिए आया, 1 to 3 के लिए 10 मिली, फिर 3 to 4 और 0। अब ये आपके पास आ गया ना, 10 माइनस 10 10 और फिर 0। अब इसको आराम से जो है, सबसे पहले आप ऊपर करंट लिखेंगे, एक्सेस पे 0 1 2 3 4 5 प्लॉट करेंगे टाइम के साथ, एक्स एक्सेस पे वाई पे करंट है, और खुद ऊपर लिख लेंगे 10 और माइनस 10। तो 10 से स्टार्ट होगा, 1 पे जाएगा, 1 से फिर 3 पे जाएगा, 3 से ऊपर जाएगा, फिर आगे 4 पर जाएगा। ये बिहेवियर कब आएगा आपके पास, जब आपके पास ये वाला जो है वो 10 क्या कहते हैं आपके पास, ये बिहेवियर आपके पास मौजूद हो। कौन सा वाला, जो आपने भी मॉडल किया है वोल्टेज की वेव फॉर्म से। अगर आपकी लाइन की इक्वेशन वोल्टेज की ठीक है, यहाँ पे जैसा मैंने बड़ी की है, ये ठीक है, इक्वेशन आप निकालते हैं ये वाली 50t वाली, ये सारी ठीक है, इसका मतलब है आप क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। 200 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है, वो आप कर लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन सारा ठीक है आपका, क्योंकि 10 माइनस 10 10 0, इसको देख के खुद ब खुद प्लॉटिंग कर लें, और 0 to 1 ऊपर 10 ले लेंगे, 1 to 3 माइनस 10 है नीचे आ जाएगा, 3 to 4 प्लस 10 है ऊपर चला जाएगा, इस तरह ठीक हो गया। ये सारा का सारा आपने इस तरह के इसकी वो करनी है, अपना वेव फॉर्म की इसकी वेव फॉर्म इस तरह बनानी है। ठीक हो गया। ये जब आप उसको करेंगे, जब अपने हाथ से करेंगे, साली यहाँ पे तो समझ आ जाएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस उस वक्त होगी जब आप खुद इसको वो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.4 है, ठीक है जी। इसके अंदर करंट उल्टा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, करंट क्या कहता है, वोल्टेज निकालना होगा मेरे ख्याल में। इनिशियली अनचार्ज 1 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर सी दिया हुआ है, करंट शोन, करंट दे दिया है, कैलकुलेटर वोल्टेज उल्टा कर दिया है, एट टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 5। टी इज इक्वल टू का मतलब है 0 to 2, ठीक हो गया। यहाँ तक पहले एक हिस्सा निकालो, एड टी इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड, 5 का मतलब 4 और 6 के दरमियान एक 5 है, खुद लगाएंगे, 5 को खुद लगाएंगे और वहाँ तक जाएंगे, तो 0 to 2 भी जाएंगे तो निकल जाएगा, फिर 2 से आगे 5 तक जाएंगे। दो हिस्सों में कर ले या एक हिस्से में सारा कर ले, पूरी एनालिसिस कर लें, 0 to 2 फिर 2 to 4 और या 2 to 5 डायरेक्ट कर ले, ठीक हो गया। लेकिन सबसे पहले वो क्या करेंगे, स्टेप क्या है, इस वेव फॉर्म को देखकर, कि इस वेव फॉर्म को देखते हुए लाइन की क्वेश्चन लिख लें, 0 to 2 तक टाइम इंटरवल 0 to 2 एक आ जाएगी, फिर 2 to 5 दूसरी आ जाएगी, 2 आ जाएंगी और 0 अदरवाइज हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे या डेरिवेट कर लेंगे या इंटीग्रल करना, जो भी करना है वो कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है या इसको डिवाइड कर, जो भी वो आ जाएगा, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। तो वोल्टेज आ गया, तो अब आपके क्या करना है, वोल्टेज आपके पास आ गया तो आपने क्या करना है कि वोल्टेज की को प्लॉट कर लेंगे। अब वोल्टेज की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वी का जो फंक्शन होगा वो टाइम का फंक्शन होगा, तो यहाँ पे कह रहा है टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे निकालो, तो इसका मतलब V1 जो निकलेगा पहला निकलेगा 2 इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे पुट कर लेंगे, यानी कि 0.002 एक आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। और एंड 5 मिली सेकेंड के लिए 0.005 ये दोबारा पुट कर लेंगे, दूसरा आंसर आ जाएगा। 0.002 के लिए भी एक पूरा जिस तरह की ये बनी हुई है ना,
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास वो टाइम का फंक्शन आएगा, तो उसके साथ आप कर लेंगे जिस तरह कि 100 मिली वोल्ट आया है और 400 मिली वोल्ट आया है। लेकिन एक गलती हुई, वो ये दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। इंटीग्रल ये है 0 to 2, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब 2 to 5 नहीं लेंगे, तो हम 2 to 6 लेंगे। वाई? वो क्यों? वो इस वजह से है कि वेव फॉर्म हमारे पास 6 तक दी हुई है, 5 तक नहीं है। 5 तक सिर्फ वो पुट करने का कह रहा है, ठीक है जी, 5 तक वो पुट करके आंसर निकालने का कह रहा है, लेकिन वेव फॉर्म तो 5 तक नहीं है, वेव फॉर्म तो 6 तक है। तो करंट किस मॉडल कब निकलेगा? जब 0 to 2 पहले ले लेंगे और फिर हम आगे 2 से 6 तक जाएंगे, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, तीसरा 0 अदरवाइज हो जाएगा। फिर आखिर में जब ये को निकाल लेंगे वोल्टेज, उसमें पुट करेंगे 0.002, एक आंसर आ जाएगा। फिर 0.005, तो 100 मिली वोल्ट और 400 मिली वोल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल 6.5 में क्या कहता है जी? हमारे पास कहता है ऑब्टेन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अंडर डीसी कंडीशंस। तो डीसी कंडीशंस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम देखेंगे जी, हमारे पास डीसी करंट है 6 मिली एम्पेयर और हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जी, 2 मिली फैरड, 4 मिली फैरड। तो दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब डीसी सोर्स से कनेक्टेड होंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएंगे? ओपन। तो हम दोबारा सर्किट बनाएंगे, सोर्स लगी रहेगी और हमने कैपेसिटर को ओपन कर दिया। दोनों देख लें आप, V1 एक अक्रॉस लिख लिया वोल्टेज होती है V1, दूसरे अक्रॉस हमने लिख लिया वोल्टेज क्या होती है? V2। ठीक हो गया। अब 5 ओम का जो रजिस्टर, 5 किलो ओम का जो देख रहे हैं आप रजिस्टर है, ये ओपन में आया हुआ है। कंसिडर करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, सी डायग्राम बना लें, इसमें 5 किलो ओम का रजिस्टर ही निकाल लें, ख़त्म हो जाएगी बात। अच्छा, आगे आगे बी डायग्राम को दोबारा बनाएंगे तो आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा? सिर्फ 3 किलो ओम पैरेलल में आया हुआ है करंट सोर्स के, बाकी आपके पास सारा का सारा सीरीज सर्किट है। यानी कि 2 किलो ओम और 4 किलो ओम आपस में सीरीज में, ये देख लें। और किसके पैरेलल में आती हैं? 3 किलो ओम के आते हैं, ठीक है जी। और ये करंट की डायग्राम खुद से उसने दी हुई है रेड कलर में, इसका मतलब है ए में ये डायग्राम, ए में उसने इंडिकेशन नहीं दी हुई। तो आप क्या करें? 6 मिली एम्पेयर तो एंटर हो रहा है नोड पे, 3 किलो ओम के पॉइंट पे ऊपर देखें यहाँ पे, तो करंट पीछे से सोर्स में क्या हो रहा है? 6 मिली एम्पेयर, ये सोर्स का करंट है, सोर्स का करंट है। लेकिन अब सोर्स का करंट है, ये नोड का करंट है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो करंट जो 2 किलो ओम से गुजर कर आगे 4 किलो ओम में जा रहा है, वो करंट कितना है वो हमें नहीं पता, ठीक है जी। हमें 6 का पता है, तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है? करंट अगर निकालना है किसी भी रजिस्टर के, तो हमेशा उसका ऑपोजिट लेंगे। हमने करंट निकालना है किसका जी? हम निकाल रहे हैं 2 किलो ओम के फॉर एग्जांपल, तो इसका अपोजिट में 3 लगा हुआ है, तो आई इज इक्वल टू 3 ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 3 + 2 + 4 इनटू इनपुट जो आ रहा है 6 मिली एम्पेयर, तो 2 मिली एम्पेयर टोटल करंट आ जाएगा इस तरह सॉल्व करके। अब वोल्टेज V1 का क्या और V2 का क्या फार्मूला होगा? V1 किसके क्रॉस है? जरा गौर से देखें, V1 किसके पैरेलल में आती है? 2 किलो ओम के। इसका मतलब है अगर मैं 2 किलो ओम का ड्रॉप निकालूं तो V1 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास अगर मैं 4 किलो ओम के क्रॉस पैरेलल में ले लूँ, क्योंकि 5 तो ख़त्म हो जाएगा, फारग हो जाएगा, तो 4 किलो ओम के क्रॉस पैरेलल में ले लूँ तो हमारे पास V2 आ जाएगा। तो 2 किलो ओम के साथ I को मल्टीप्लाई कर लेंगे जो इंडिकेशन दी हुई है, तो 4 वोल्ट आ गया। इस तरह 4 के साथ 4 किलो ओम यानी कि 4000 के साथ I को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो V1 भी निकल जाएगा, V2 भी निकल जाएगा, आपने I भी निकाल लिया जो दूसरा करंट है। सोर्स करंट 6 है, अच्छा 6 मिली एम्पेयर में और आई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पैरेलल सर्किट बना हुआ है, इसलिए करंट डिवाइड होगा। हमने आई निकाला है, करंट डिवाइडर है, सोर्स करंट 6 था। अब एनर्जी स्टोर कितनी हो गई? 1/W1 इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर, क्योंकि दो कैपेसिटर्स है, C1V1 स्क्वायर एक आंसर आ जाएगा। W2 इज इक्वल टू 1/2 C2V2 स्क्वायर दूसरा आंसर आ जाएगा। बस इसी तरह आपने यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में सर्किट, हाँ ये बना हुआ है, इसमें भी ओपन कर लेंगे और वोल्टेजेस बना लेंगे खुद से और सीरीज़ पैरेलल करके उसको देख लेंगे और ड्रॉप्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, किसके पैरेलल में आ रही है, तो ये आंसर आप निकाल लेंगे। आंसर सेम होने चाहिए। सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स, अच्छा ये शॉर्टकट है, हम पढ़ते रहे हैं, हम ये पढ़ते रहे हैं कि जब भी कैपेसिटर्स फॉर एग्जांपल 6.14 आपके पास फिगर बनी हुई है 6.14, तो हमने पढ़ते रहे हैं, अंडरस्टैंड करते रहे हैं कि जब भी कैपेसिटर्स जिस तरह 6.14a बनी हुई है कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो हम उसको हमेशा प्लस करेंगे, उल्टा चलता है। रेजिस्टर्स के कैपेसिटर क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। और इंडक्टर्स उसी तरह प्लस, सीरीज और पैरेलल में प्लस होते हैं, डिवाइड होते हैं, जिस तरह के रेजिस्टर्स होते हैं। कैपेसिटर्स हमेशा रेजिस्टर्स के ऑपोजिट बिहेव करते हैं, ये याद रखिएगा इस फिनोमेना को। तो कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में।
आम उसूल रेजिस्टर्स का पैरेलल में डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर उसके उल्ट चलते हैं, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये पैरेलल में लगे हुए ए में, तो क्या हो जाएगा, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 6.13 में देखें C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। और इसका नेटवर्क अगर इसका इक्वलेंट मॉडल बनाऊं ए का, तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितना एंटर हो रहा है, आप देख रहे हैं ए में आई, वो तो सेम रहेगा। बाकी सारे पैरेलल जो पैरेलल में लगे हुए उनका एक बना दो, एक क्या होगा, सी इक्वलेंट होगा, उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, वी होगी। बस ये एक हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। कैपेसिटर्स फॉर एग्जांपल आपके पास 6.15 में फिगर में कैपेसिटर्स किस में आपके पास कनेक्टेड है, सीरीज में, तो किसके उल्टा बिहेव करते हैं, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस में तो प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीरीज है, वो भी प्लस होना चाहिए, लेकिन कैपेसिटर्स बिहेव करते हैं उल्टा, उसके ऑपोजिट बिहेव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जिस तरह इक्वेशन में लिखा होगा यहाँ पे, ये देखें 1/C इक्वलेंट 6.16 में देखें 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 करते करते 1/Cn 6.16 आ जाएगा। ठीक है जी। और इनका मॉडल क्या बनेगा ये देख लें, क्योंकि ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, पीछे से सीरीज में तो क्या हो जाएगी, वोल्टेज आ गई। ठीक है जी। और क्या हो गया हमारे पास, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट, और उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, वी। अच्छा, मजे की बात, ये ऊपर देखें ये सर्किट किस में बना हुआ है जी, ये पैरेलल का बना हुआ है। ठीक है जी। और पैरेलल में क्या चीज़ डिफरेंट होती है, करंट, तो हमारे पास करंट भी जैसे सोर्स है। अच्छा, वोल्टेज में क्या होता है, सॉरी सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, वोल्टेजेस डिफरेंट होती है हमारे पास। ठीक है जी। और करंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेम होता है। ठीक है जी। तो जब हमारे पास वोल्टेज एज अ सीरीज आएगा, और करंट एज अ पैरेलल आ रहा है। ठीक है जी। और डिवाइड हो रहा है, I1 I2 I3 I4, ऊपर देख लें आप 6.14 में। और यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास डिवाइड होगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती, करंट सेम होता है, तो ऑपोजिट होगा। तो वोल्टेज आएगी यहाँ पे V आएगी सीरीज के लिए, कैपेसिटर्स के लिए। करंट नहीं हो, करंट कर लिया आपने तो सेम हो जाएगा, एक भी कैपेसिटर रैप्चर हुआ तो सारे कैपेसिटर्स आपके साथ फारग हो जाएंगे। तो करंट सोर्स के साथ ये प्रॉब्लम आएगा। तो वोल्टेज सीरीज में आएगी तो चार्ज अपनी अपनी कैपेसिटी के क्रॉस एक्यूमुलेट होंगे, और हर कैपेसिटर के क्रॉस अपनी अपनी वोल्टेज आएगी, V1 V2 और V3। ठीक है जी। और जब आप ये कर लेंगे, यहाँ पे अगर उल्टा कर लिया 6.14 में वोल्टेज कर ली, तो वोल्टेज सारे कैपेसिटर के क्रॉस सेम होती है। बस दैट इज द प्रॉब्लम व्हाई वी यूज करंट अक्रॉस द पैरेलल एंड वोल्टेज अक्रॉस दी सीरीज। तो यहाँ के पास डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या बनी, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 Cn। लेकिन दो कैपेसिटर्स अगर आपस में क्या हो, पैरेलल में हो, तो क्या उसूल होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसकी मिसाल कैसी हो, जैसे हम रेजिस्टर्स में पैरेलल में लेते हैं, रेजिस्टर्स में पैरेलल क्या होता है, R1 पैरेलल टू R2, सो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ 6.7 को, शॉर्टकट, कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे प्लस करेंगे, ठीक हो गया। कैपेसिटर्स सीरीज में होंगे तो डिवाइड के साथ चलेंगे, बस दैट्स इट। अब हमारे पास वही असूल है जो चल रहा है किसके अंदर, एग्जाम्पल 6.6 में। एग्जाम्पल 6.6 में आप ज़रा गौर से देखें कि हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल 6.6 में हमारे पास क्या है जी, सर्किट बना हुआ है, वो कहता है कि मुझे ए बी के क्रॉस टोटल कैपेसिटेंस निकालो। तो आप ये देखेंगे कि एंड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो उसने एरो दिया हुआ, आप एंड से, एंड में अगर मैं देखूँ तो 20 और 5 आपस में सीरीज में, तो सीरीज में होंगे तो प्लस की बजाय डिवाइड होगा, तो 20 × 5 डिवाइड बाई 20 + 5 4 आ जाएगा। ये जो 4 आ जाएगा ये पैरेलल में चलेगा, 6 के तो प्लस हो जाएगा, पैरेलल में जो होगा तो प्लस कर लेंगे, और सीरीज में जो अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिर 30 आ जाएगा। अच्छा सॉरी 4 + 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये देखेंगे 10 और 20 आपस में फिर पैरेलल में फिर प्लस कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। अच्छा फिर 30 और 60 आपस में सीरीज में आ जाएगा तो डिवाइड कर लेंगे, 30 × 60 डिवाइड बाय 30 + 60 20। तो बहुत आसान है। इसको हम कैपेसिटर्स सीरीज पैरेलल में है तो सीरीज में होंगे तो डिवाइड के साथ, पैरेलल में होंगे आगे कैपेसिटर्स आपस में तो प्लस के साथ, बस ये स्कूल को आगे चलना है। सेम इज द केस विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.6। अब हमारे पास जो एग्जांपल है थोड़ी सी उसने ट्रिकी बनाई हुई है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल 6.7 को। ठीक हो गया जी। 6.7 की एग्जांपल क्या कहती है कि वी हैव अ सर्किट डायग्राम, हमारे पास वोल्टेज सोर्स है किसके लिए, दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं इसलिए। ठीक हो गया। उनके क्रॉस वोल्टेज होती है V1, एक क्रॉस होती है V2, 20 मिली फैरड और 30 मिली फैरड। और पैरेलल में हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है 40 मिली फैरड का, उसके क्रॉस V3 है, और फिर आगे हमारे पास 20 मिली फैरड है।
जो वोल्टेज 20 के क्रॉस मिली फेराड के क्रॉस वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में नेटवर्क है, तो 20 के क्रॉस जो वोल्टेज होगी V3 वही वोल्टेज किसके क्रॉस होगी, 40 के क्रॉस होगी। दोबारा 20 के क्रॉस निकालने की जरूरत नहीं, निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। अच्छा जी, अब हमें क्या कहता है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। क्या कहता है फॉर सर्किट फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर का क्या मतलब हुआ, मुझे V1 निकाल के दो, ठीक है जी, V2 निकाल के दो और मुझे V3 निकाल के दो, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, बाजार बंदा समझता है कि यार यहाँ पे मैं स्टक हो गया हूँ, ठीक है जी, क्वेश्चन को मैं कैसे लेके जाऊँगा आगे, क्योंकि मसला ये है कि अगर मैं इसको क्या कहता हूँ, कैपेसिटर्स बिहेव एन सॉरी कैपेसिटर्स बिहेव ओपन फॉर DC एंड कैपेसिटर्स बिहेव शॉर्ट फॉर AC। तो अब मैं अगर DC कंडीशन में लगाऊं फॉर लॉन्ग टाइम, यहाँ पे इसने अंडर DC कंडीशंस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया हुआ, फॉर अ सर्किट शोन इन द फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इस कैपेसिटर। और अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल को देखें तो उसके साथ क्या लिखा हुआ था, फॉर DC कंडीशंस। तो DC कंडीशन में ओपन करें, अगर आंखें बंद करके आप ओपन कर लेंगे तो आप ये देखें कि V1 भी ओपन हो गया, V2 भी ओपन हो गया, जो वोल्टेज ये सारे ओपन हो गए, तो सर्किट ही ओपन हो गया। जब सर्किट ओपन हो गया तो काम कैसे करेगा, इसका मतलब है तब DC कंडीशंस आपको नहीं दी हुई, यहाँ पे नहीं लगानी। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ये करना है कि आपने V1 V2 V3 V4 नॉर्मली निकालनी है। तो नॉर्मली कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई क्या निकालें। हमारे पास क्या है जी, कैपेसिटेंसेस दी हुई है C1 C2 C3 C4 20 30 40 20। हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के चक्कर में होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आएगी ना जब C इक्विवेलेंट, तो उसके ज़रिए हम टोटल चार्ज वोल्टेज का निकाल लेंगे। V तो 30 है, वो तो चेंज नहीं हो रही, तो V आपके पास गिवन है, C इक्विवेलेंट आप इस सर्किट से निकालते हैं अगर मिसाल के तौर पे, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज आ गया तो आप क्या कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपने वोल्टेज 2 मिनट में निकल जाएगी 20 के क्रॉस 30 के क्रॉस। यही काम ऑथर ने भी किया हुआ है। ऑथर ने सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाली है, ज़रा आप गौर से देखें, 20 और 30 आपस में क्या है, सीरीज़ में, क्या है, सीरीज़ में, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अच्छा, 20 मिली फेरेड और 40 मिली फेरेड आपस में क्या है, पैरेलल में, तो क्या होगा, प्लस। तो 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60। तो यह हो जाएगा जी 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/20, इन दो का ठीक हो जाएगा। आपके पास 10 मिली फेरेड आ गया। C इक्विवेलेंट आ गया, मैंने कहा था आप टोटल चार्ज निकाल लेंगे सर्किट का, टोटल चार्ज Q = CV, C इक्विवेलेंट × V, ये भी आपके पास आ गया। क्वेश्चन आपका हल हो गया। वो किस तरह, वोल्टेज एक क्रॉस कितनी होगी, V1 = Q/C1 15 आ जाएगी, V2 = Q/C2 दूसरी आ जाएगी, और V3 भी निकाल लेंगे इसी फार्मूले से। अगर इस तरह नहीं निकालते 5 आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे, V3 = Q/C3, V3 = Q/C3। आंसर इसका सेम आना चाहिए, देख लें आप, Q/C3 सेम आना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज असल में इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि ये देखें आप 40 और 20 आपस में क्या है, पैरेलल में, तो आपको एक ही चाहिए। वो क्या चाहिए आपको, 40 और 20 का इक्विवेलेंट निकाल लें। तो 40 और 20 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आता है, 60। तो इनके क्रॉस एक ही वोल्टेज आएगी, वो V3 होगी। तो इस वजह से Q/C3 60 मिली फेरेड लगाया है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, वरना मुश्किल है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.7 में भी यही करना है। आपने ओपन नहीं करना, अंडर DC कंडीशन उसने नहीं लिखा होगा, देख लें, नहीं लिखा हुआ। सिंपल वोल्टेज निकालनी है, तो आपने क्या निकाल लेंगे, C इक्विवेलेंट से आप निकाल लेंगे टोटल चार्ज, और चार्ज से अक्रॉस जो है वो निकाल लेंगे सारी वोल्टेजेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो इंडक्टर्स को स्टार्ट करेंगे।